जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी बच्चों, ऑलमोस्ट हमने जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली प्रैक्टिस ही है, मोल से रिलेटेड, एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड। आज हम वो जो 3 टॉपिक्स हैं, स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, उनका हम कॉन्सेप्ट लेंगे कि वो क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम उनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले जो हमने कल जो हमने पढ़ा था, उस उनसे रिलेटेड ये कुछ एमसीक्यू हैं, इसको देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, चूंकि आज मैं भी एनडी टेस्ट पढ़ाने आया हुआ हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, तो ये आज मौसम काफ़ी ख़राब है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। तो हो सकता है कि ये सेशन के दौरान ये जो है ना, ये ऑफ हो जाए। तो अगर ये ऑफ हो जाता है तो फिर हम इसको रीस्केड्यूल कर लेंगे। मतलब जो भी प्रैक्टिस रह जाएगी वो हम कल कर लेंगे इसको। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा जी, हम चूंकि टाइम शॉर्ट है, लाइट नहीं आ रही, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द मास ऑफ क्लोरीन 35.5? ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक वेट, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। जी तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें? अब क्लोरीन जो है ये बेसिकली क्या है, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, हमें पता है। क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। उनका हम क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो जब हम एवरेज लेते हैं इस इन दोनों का, तो वो फिर आता है 35.5। तो ये चूंकि दो आइसोटॉप्स हैं, इसलिए इसलिए हमने इसका एवरेज निकाला है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। तो ये आइसोटॉपिक मास है, इसको हमने रिलेट करके फाइंड आउट किया है। और चूंकि ये आइसोटॉप्स का एवरेज लेके निकाला है, इसलिए ये रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेम एट एसटीपी एक्सेप्ट। जी 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद है 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद है 1 मोल। तो 1 मोल डिफरेंट गैसेस में सारी चीजें सेम होती हैं सिवाय एक के। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, 1 मोल का में मोल्स भी सेम है, और 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। तो 1 मोल का जो मैस है वो डिफरेंट होता है। तो वो पूछ रहा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेम एट एसटीपी एक्सेप्ट, कौन सी चीज सेम नहीं है? तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं 1 मोल में, 1 मोल का वॉल्यूम भी सेम होता है, मैसेस डिफरेंट होते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, मैसेस। जी, दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीड्स टू। जी कल हम बात करे थे कि जो एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, तो ये फिजिकल चेंज है, सिंपल डिफ्यूजन है, एड्जॉर्प्शन है, या केमिकल चेंज है? जी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
कि जब 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो ये फिजिकल चेंज है, सिंपल डिफ्यूजन है, एड्जॉर्प्शन है या केमिकल चेंज है? जी बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो बेसिकली पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देता है, तो ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, तो एसिड बेस आपस में मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, तो ये एक केमिकल चेंज है। सो द राइट आंसर इज डी। और वो जो प्रोडक्ट होता है उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम फाइनल में से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का माइनस कर देंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ जाता है। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। जी, कंबशन एनालिसिस में हम किस को जो है वो फाइंड आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस, तो वो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को फाइंड आउट करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज सेम एज दैट ऑफ। एसिटिक एसिड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम है किसके? फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? HCOOH, तो इसका तो एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा। तो पहले तो आप देखो एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH, तो अगर हम कंबाइन करके देखें तो C2H4O2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आता है CH2O। ये एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो सेम यही एम्पेरिकल फार्मूला और किसका है? तो फॉर्मिक एसिड में तो CH2O2 है, तो ये फॉर्मिक एसिड तो नहीं है। प्रोपानोइक एसिड भी नहीं होगा क्योंकि प्रोपानोइक एसिड में क्या है? CH3CH2COOH, तो ये भी जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, प्रोपानोइक एसिड भी नहीं है। सुक्रोज जो है वो C12H22O11 होता है, तो ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लैक्टिक एसिड हमारे पास क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें C3H6O3, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये CH2O हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड। जी, अब हम मोल से रिलेटेड, और चूंकि हम बात कर रहे थे किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पे वो होता है 22.414 DM³ और रूम टेम्परेचर पे हो जाता है 24 DM³। हाँ जी, क्वेश्चन है, ये कंसंट्रेट करना है आपने इस क्वेश्चन पे, ज़रा आपने देखना है कि हम किस तरह इसको शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे। 4 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्युपाइज 5.6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP। द गैस इज, एक अननोन गैस है आपके पास और उसका इतना वॉल्यूम है और इतना मैस है, तो बताएं वो गैस कौन सी है? बताएं वो कौन सी गैस है? अच्छा, हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 22.4। अगर हम 22.4 का हाफ कर लें, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाता है 11.2। 11.2 को अगर हम फिर हाफ कर लें तो ये हो जाएगा 5.6। तो हमने बेसिकली वॉल्यूम को 4 टाइम्स कम किया है। इसका मतलब ये जो 4 ग्राम दिया हुआ है ये भी 4 टाइम्स कम है। तो आप इस मैस को, ये जो आपको मैस गिवन है 4 ग्राम, इसका मतलब ये भी 4 टाइम्स कम दिया हुआ है, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 आर 16 ग्राम। तो अब आपने देख लेना है इनमें से किसका मैस 16 ग्राम है, तो वो है मीथेन। मीथेन का मैस 16 ग्राम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मतलब आपने जो आपको नॉन वैल्यूज हैं वहां से ही आपको पता चल जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसकी जो वैल्यूज गिवन है और जो आपको नॉन होता है उसके साथ आपने रिलेट करना होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 7 ग्राम ऑफ N2 प्रेजेंट इन ए मिक्सचर एट STP। हमारे पास 3 गैसेस का मिक्सचर है और तीनों का हमें मास गिवन है, तो आपने टोटल वॉल्यूम बताना है। तो सिंपल है, आप टोटल मोल्स निकाल लो, आप इनका टोटल मोल्स निकाल लो। तो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन
क्या आपने मोल्स निकालने हैं। तो 0.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये कितने मोल्स बनते हैं, 0.5 मोल्स बनते हैं। 0.25 मोल्स हैं ये। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.25 मोल्स। इस तरह ऑक्सीजन के भी मोल्स निकालने हैं। ऑक्सीजन का मैस है 16 डिवाइड बाय 32, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। इस तरह नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं 7, और इसका नाइट्रोजन का एक का होता है 14, 14 टू ज़ा 28, तो 7/28 ये भी हो जाएगा 0.25 मोल्स। तो पूरे मिक्सचर के मोल्स कितने हो गए आपके पास, टोटल मोल्स कितने हो गए आपके पास, 0.25, 0.25, ये 0.5, और 0.5 और 0.5 ये हो गया 1 मोल। टोटल मोल्स आपके पास हो गए 1 मोल। तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 DM³ सो द राइट आंसर इज 22.4 DM³। तो आपने क्या करना था, हर एक के मोल्स निकालने थे और उन मोल्स को आपने ऐड कर देना था, तो फिर आपने देख लेना है कि उस मोल का कितना वॉल्यूम होगा। जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इफ बोथ वॉल्यूम्स आर एट STP। अच्छा, जब आपने दो गैसेस के वॉल्यूम के दरमियान रेशियो निकालनी है ना, तो बेसिकली उनके मोल्स के दरमियान रेशियो निकालनी है। जो मोल्स के दरमियान रेशियो होगी वही वॉल्यूम के दरमियान रेशियो होगी। जो मोल्स के दरमियान रेशो होगी वही वॉल्यूम के दरमियान रेशो होगी। तो आपने इनके मोल्स निकाल लेने हैं। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है H2, तो इसके आगे 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने आगे 1 मोल, क्योंकि गिवन मैस भी 2 है और इसका मॉलिक्यूलर मैस भी 2 है, तो इसके 1 मोल आगे। और मीथेन, मीथेन का जो गिवन मैस है 16 है और इसका मॉलिक्यूलर मैस भी 16 है, तो इसके भी 1 मोल आगे। तो जो इनके मोल्स के दरमियान रेशो है वही इनके वॉल्यूम के दरमियान रेशो होगी। सो इट इज 1:1। जो इनके मोल्स के दरमियान रेशो है वही इनके वॉल्यूम के दरमियान रेशो होगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ CH3OH, यानी कि 1 मोल है मेथनॉल एंड 1 मोल है एथेनॉल, हैव इक्वल नंबर ऑफ। इनमें क्या सेम है, क्या इक्वल है, क्या इनमें एटम्स इक्वल हैं, नहीं। इसमें एटम्स और इसमें एटम्स डिफरेंट है। इसमें एटम्स कम है, एथेनॉल में एटम ज्यादा हैं, तो एटम्स तो इक्वल नहीं है। क्या इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, नहीं, क्योंकि एटम्स इक्वल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल नहीं है प्रोटॉन्स भी इक्वल नहीं है, तो चूंकि ये दोनों 1 मोल के इक्वल हैं तो दोनों के मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। सो द राइट आंसर इज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड इन ए गोल्ड रिंग वेज 6 ग्राम। डायमंड क्या है, डायमंड हम कहते हैं कार्बन को। तो बेसिकली एक गोल्ड रिंग के अंदर जो डायमंड का पीस है उसका वेट है 6 ग्राम। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, इसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं। तो बहुत सिंपल है, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है। तो 6 ग्राम कार्बन किसके बराबर होगा, 0.5 मोल्स के। सो द राइट आंसर इज 0.5। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल्स। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि वो 1 मोल पार्टिकल्स के बराबर है। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। अच्छा जी, Cl2, Cl2 हमारे पास इसका मोलर मास होता है 71 ग्राम, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, ये 1 मोल के बराबर है, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर होंगे। तो अगर मैं 71 की बजाय 35.5 कर दूं, हाफ कर दूं, तो फिर एवोगैड्रोस नंबर भी हाफ हो जाएगा, तो फिर ये 3.01 इंटू 10⁻23 है। तो फिर ये तो 1 मोल के बराबर ना हुआ, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 मोल के बराबर नहीं है। इस तरह हाइड्रोजन आयंस इन 1 DM³ ऑफ 1 मोल पर DM³ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल की बात हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड की किसकी बात हो रही है, 1 मोल की। तो इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, 2।
तो इसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर है, तो ये भी 1 मोल के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन को देखें, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2 ग्राम। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और दो हाइड्रोजन एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 1 मोल के बराबर है। सो दिस इज 1 मोल। अभी हम अगली ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन एटम्स इन 22.4 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम है 22.4, इसका मतलब ये 1 मोल के बराबर है। और इसमें कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम्स हैं, 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के, तो ये भी 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? जी। 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट एसटीपी हैज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आपके पास मीथेन गैस है और उसका वॉल्यूम है 11.2 डीएम क्यूब, तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे? अच्छा जी, आपने स्टार्ट करना होता है मोलर वॉल्यूम से। 22.4 डीएम क्यूब अगर हो मीथेन का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स हैं? उसमें हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल्स हैं? मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स के 4 मोल्स हैं। तो हमें किस में चाहिए? 11.2 में। तो 22.4 का आप हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 11.2, तो इसके मोल्स को भी आप हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 2 मोल्स। सो द राइट आंसर इज 2 मोल्स। जी, ये क्लियर है। 22.4 मीथेन में 4 मोल्स होते हैं, तो 11.2 में कितने होंगे? तो आपने चूंकि वॉल्यूम को हाफ किया है तो वहां पर आप मोल्स को भी हाफ कर दो। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं इससे पहले वाला क्लियर नहीं हुआ। बेटा, इससे पहले वाले में जो हम बात कर रहे हैं वो पूछ रहा था कि इसमें कौन 1 मोल के बराबर है। इनमें से किस ऑप्शन में 1 मोल पार्टिकल्स मौजूद हैं? वो कह रहा है पहली ऑप्शन में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। पहले आप स्टार्ट करो जो उसका मोलर मास होता है। तो क्लोरीन गैस में 2 एटम होते हैं, क्लोरीन गैस में 2 एटम होते हैं, तो 2 एटम्स का मास कितना होगा? 71 ग्राम। तो जब क्लोरीन गैस है तो वो 71 ग्राम है, और 71 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके? एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन वो कह रहा है 35.5 ग्राम, तो जब आप 71 को हाफ करोगे तो वो 35.5 हो जाएगा। तो फिर आप मॉलिक्यूल्स को भी तो हाफ करोगे, फिर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 3.01। तो ये तो 1 मोल के बराबर ना हुआ। फिर 1 मोल में तो इतने पार्टिकल्स होने चाहिए थे, लेकिन वो 1 मोल आ ही नहीं रहा। जब हमने मैस को हाफ कर दिया तो मोल्स भी तो हाफ हो गए ना, 0.5 मोल हो गए। तो वो पूछ रहा है 1 मोल किस में है। फिर वो पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन में हाइड्रोजन आयंस इन 1 डीएम क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से आपको ये मोलैरिटी वाला फार्मूला है। मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम के। तो आपने मोल्स निकालने थे, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो मोल्स भी 1 आ गए। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, तो ये भी 1 मोल के बराबर नहीं है। इसी तरह चार्ली ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। जब हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो उससे मुराद है 2 ग्राम, और 2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 एटम है ना हाइड्रोजन के, एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो वो पूछ रहे हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, तो 2 ग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 1 मोल के बराबर हुआ ना।
जबकि डेल्टा ऑप्शन में ऑक्सीजन एटम्स पूछ रहा है, किसमें 22.4 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम 1 मोल के बराबर है, और इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2। तो ये तो 1 मोल के बराबर ना हुआ। तो 1 मोल किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी अब क्लियर है? हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम पूछा गया है। हाइड्रोजन गैस के 1 ग्राम की बात हो रही है, 1 मोल की बात नहीं हो रही। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 ग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो वो 1 मोल के बराबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द मास ऑफ SO2 गैस व्हेन इट ऑक्युपाइड 1.12 डेसीमीटर क्यूब STP। अच्छा जी, बहुत सिंपल है। SO2 गैस की बात हो रही है, तो SO2 का पहले आप देख लो, SO2 का मोलर मास कितना होता है? सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू टू 32, 32 और 32 ये हो गया 64 ग्राम्स। और SO2 जब 1 मोल के बराबर है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डीएम क्यूब। तो जब 22.414 डीएम क्यूब है तो इसका मास है 64 ग्राम। वो किस में पूछ रहा है? 1.12 में। तो पहले आप इसको हाफ करो। पहले आप इसको क्या करो? हाफ करो। इसको हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 11.2। तो इसको भी हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 32। ये आ गया 11.2 का मैस। पर मुझे चाहिए 1.12 का। तो 11.2 से 1.2 में आने के लिए आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.12। तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3.2। सो द राइट आंसर इज 3.2 ग्राम्स। जी क्लियर है? बहुत सिंपल है, मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। हमेशा आपने स्टार्ट वहां से करना है जो आपको नोन है। नोन आपको ये है, नोन आपको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है और 1 मोल का इतना मैस है। तो 1 मोल से जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर आप अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उस तक पहुंच जाओगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विच कंटेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। CH4 के कितने मोल्स में 3 ग्राम होगा कार्बन? तो ये भी आप कहां से स्टार्ट करोगे? जो चीज आपको पता है। आपको क्या चीज पता है? हाँ जी, CH4 के कितने मोल्स में 3 ग्राम कार्बन है? अच्छा, CH4 का जब 1 मोल है तो इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम। 1 मोल में कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो वो पूछ रहे 3 ग्राम कितने मोल में होगा। तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको भी आप 4 टाइम्स कम कर दो तो ये हो जाएगा 0.25। सो द राइट आंसर इज 0.25। जी तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, व्हाट इज स्टोक्योमेट्री? Stoichiometry is a branch of chemistry that tells us the quantitative relationship between reactants and products
इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ जी, स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो हमें बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट पता है तो हम प्रोडक्ट्स की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें प्रोडक्ट्स की अमाउंट पता है तो हम रिएक्टेंट्स की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं स्टोकियोमेट्री की? एजम्पशंस या कंडीशंस क्या हैं स्टोकियोमेट्री की? दो कंडीशंस हैं या दो